सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज चैप्टर 7 नहीं डालना चाह रहा था, बट आप लोगों की डिमांड थी कि सर ये वीडियो भी डालो, इसका भी शॉर्ट रैपिड रिवीजन के हिसाब से योद्धा सीरीज में वीडियो आना चाहिए। तो ठीक है, आपने डिमांड की तो मेरा भाई फर्ज बनता है कि मैं ये वीडियो बनाऊं। तो फिर से वही बात, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये क्विक रिवीजन के लिए है। और मैं हर बार कहता हूं, लगभग बहुत से वीडियोस में कहा है, ये जो वीडियोस है ना बच्चों, आपको एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और मैं ये कह रहा हूं ना कि ऐसा नहीं, आपके एग्जाम्स में आपको ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती हैं, 1-2 दिन का मैक्सिमम गैप मिलता है, शायद 2 दिन का भी ना मिले, 1 ही दिन का मिले। एग्जैक्ट मेरे को टाइम टेबल अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप सोचो कि वो 1-2 दिन में तो बहुत ज्यादा आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो उस हिसाब से शॉर्ट में जब वीडियोस आप रिवीजन के तौर पर देखोगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और दूसरा ये, मैंने एक प्लानिंग और कर रखी है कि एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जो भी गैप्स होंगे उस बीच में मैं लाइव सेशन करूंगा। आईएमपी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना। सारी डिमांड्स आपकी पूरी करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इम्पेशेंट होने से कोई फायदा नहीं है बच्चों, आप खुद को भी परेशान कर रहे हो और मुझे भी कुछ ऐसे कमेंट्स करके आप हर्ट करते हो। चीजों को समझो, सबका जो भी होगा मैं सब पूरा करके दूंगा, टेंशन मत लो। मैं बोर्ड एग्जाम तक कंप्लीटली आपके साथ हूं और बोर्ड के बाद भी आपके साथ रहूंगा। 11th में अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए भी वीडियोस आएंगे, आप टेंशन मत लो। तो नीड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है? तो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है ना भैया, मल्टीफेरस है और वो हमारे देश के लिए ग्लोरी लाता है, मतलब हमारे देश के लिए बहुत कह सकते हैं कि सम्मान दुनिया में हमको दिलाता है, इसलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि हमारा जो स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर है, ठीक है, ये सब मिलाकर कहलाता है क्या? कल्चरल हेरिटेज। तो इन सबको हमारे लिए प्रिजर्व करना जरूरी है और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना जरूरी है। जब हम इन सबको प्रिजर्व करेंगे तो कल्चरल हेरिटेज ऑटोमेटिकली प्रिजर्व हो जाएगा। नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स, कई बार इंसानों की वजह से, कई बार नेचर की वजह से हमारे इन हेरिटेज को नुकसान पहुंचता है और इस वजह से जरूरी है कि हम इस नुकसान को रोकें और इन्हें प्रोटेक्ट करें। तो इस वजह से प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ये हमारे लोगों की ग्लोरी को दुनिया भर में प्रेजेंट करता है, ग्लोरीफाई करता है, ठीक है। अब हम लोग अपने आप को इस चीज से कनेक्ट कर पाते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी सिंबलाइज करता है, दुनिया भर में हमारा सम्मान बढ़ाता है। तो ये इस वजह से हमें इस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखो सेंटेंसेस के मीनिंग थोड़े मैचिंग है, मिलते जुलते से लगते हैं। अच्छा, तो हमको अपने मॉन्यूमेंट्स की तरह पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। We should preserve vanishing arts and architecture so that our upcoming generations can be inspired। अब हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज से इंस्पायर हो, वो भी जाने। अब क्या होता है ना कई बार कि हम पूर्वजों बात, मतलब इंडिया मतलब ऐसा है, इंडिया वैसा है, अगर आप जानोगे कि हमारे हेरिटेज में क्या है, कैसे हमारे पूर्वजों ने क्या क्या चीजें की हैं, जब आप वो चीज समझोगे तो आपको खुद प्राउड फील होगा और आप अपने आप को उस चीज से कनेक्ट कर पाओगे और अपनी आइडेंटिटी को लेकर आपको दुनिया भर में एक कैसे थे कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर होगे तो भाई पता चलेगा हाँ भाई ये इंडिया से है। अब इंडिया के बारे में अगर कोई बुराई कर रहा है तो आप बताओ ये देखो ये है हमारे यहाँ, ये यहाँ तुम्हारे यहाँ क्या, कुछ नहीं है, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, मोमोज खा रहे हो, बस हमारे यहाँ देखो क्या क्या। तो आप इस चीज को लेकर अपनी जनरेशन को अगर हम बताएंगे, आने वाली जनरेशन को, तो वो भी प्राउड फील करेंगी, वो सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को ही मतलब महान नहीं मानेंगी। एज वी आर नॉट मच अवेयर अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, नेग्लिज। अच्छा, अब हम लोग अपने हेरिटेज को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से हम नेग्लेक्ट करते हैं इन चीजों को और इस वजह से इनको नुकसान पहुंचता है। तो इन सब वजहों से भी हमें इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। टूरिज्म इंडस्ट्री एंड आवर हेरिटेज, टूरिज्म इंडस्ट्री का हेरिटेज से क्या कनेक्शन है? देखो बहुत सारे हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, पूरी दुनिया भर में फेमस है। दुनिया भर से लोग यहाँ रिसर्च करने आते हैं, हमारे यहाँ हमारे मॉन्यूमेंट्स को देख के, हमारे यहाँ जो भी कल्चर है उन चीजों को देखने, उसके ऊपर रिसर्च करने आते हैं, जिसकी वजह से हमारा टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही इंडस्ट्री को काफी फायदा पहुंचता है। ये जो है ना टूरिज्म के माध्यम से ये हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, हमारे जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है वो दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का। हमारे यहाँ के लोगों के पास किस किस तरह की कलाएं हैं, किस किस तरह का स्किल है, नॉलेज है, ये दुनिया को समझाने का, दिखाने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमको टूरिज्म वगैरह। फिर बात करें टूरिज्म के अलावा यहाँ पर लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। बहुत सारे हमारे जो जिस जगहों पर घूमने फिरने जाओ तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनको बिजनेस करने का मौका मिलता है। उनका जो आर्ट है, जो आर्ट खो चुका है, लोग अब उसको ज्यादा देख नहीं रहे हैं, वो भी वहां प्रेजेंट करेंगे, उनको भी वहां कमाने का मौका मिलता है।
अच्छा, फिर बता रहे हैं आजकल एजुकेशन की फील्ड में भी इसको इन्वॉल्व किया गया है। टूरिज्म के नाम पर आप लर्निंग कर सकते हो, पढ़ सकते हो और इंडिपेंडेंट अपना एक बिजनेस चला सकते हो। टूरिज्म गाइड का आप पूरा एजेंसी खोल सकते हो, उसमें बहुत सारे टूरिस्ट गाइड्स को हायर कर सकते हो जो अलग अलग लोगों को टूरिज्म के बारे में, अपने मतलब मॉन्यूमेंट्स या हेरिटेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉरेन करेंसी आता है, इसकी वजह से हमारे देश में विदेशी पैसा आता है। इसके अलावा हमारे देश का जो टैलेंट है उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाता है। फिर इसके अलावा फैसिलिटीज जैसे कि मेटल रोड, रेलवेज, वाटर कम्युनिकेशन, ये सब चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। अगर आपके यहाँ का कोई मॉन्यूमेंट है, कोई हेरिटेज का साइट है, बहुत ज्यादा फेमस हो गया, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे रोड्स बनेंगे, ठीक है, वहां और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज इंप्रूव हो जाएंगी। फिर बता रहे हैं टूरिज्म एक्टिविटीज लाइक फोटोग्राफी, हॉर्स राइडिंग। अब देखा होगा आप लोग कहीं घूमने फिरने गए होंगे तो वहां हॉर्स राइडिंग कराते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं लोग, ठीक है। फिर वो जो लोकल हमारे हॉकर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह होते हैं, उनको कमाने का मिलता है मौका, तो ये काफी बेनिफिशियल है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड मेजर्स टू कंजर्व इट, कैसे प्रिजर्व करें, कैसे उसको हम कंजर्व करें, क्या क्या चीजें की गई हैं और क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बनाया है 1945 में, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी हमारा हेरिटेज है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1972 में, जिसके बारे में हमने फॉरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसके तहत ये नेशनल पार्क, सेंचुरीज वगैरह बनाई गई हैं। अच्छा, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायो रिजर्व वगैरह बनाए गए हैं। कई नियम बनाए गए हैं, हमारे जो मतलब कह रहे हैं कि जो लॉज बनाए गए हैं बहुत वाइड पर्सपेक्टिव में, मतलब बहुत सारी चीजों का ख्याल रख के ये कानून बनाए गए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों को कवर करते हैं, उस हिसाब से नियम बनाए गए हैं। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सबको प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि लोग इन्हें नुकसान ना पहुंचाए, डैमेज ना करें। फिर कई तरह की सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके लिए काम करती हैं, सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज ही नहीं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसके लिए काम करती हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया इसमें से एक ऐसा ही है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि 1883 में बनी थी। और वैसे ही हमारे यहाँ गुजरात में भी गिर फाउंडेशन और नेचुरल क्लब, ऐसी संस्थाएं हैं जो इन चीजों के लिए काम करती हैं, हमारे नेचुरल हेरिटेज को कह सकते हो प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंशिएंट मेमोरियल्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, अब पुरानी जो साइट्स हैं उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून कैसे कैसे बने हैं देखते हैं। तो ये जो एक्ट है ये 1958 में पास हुआ था, क्या नाम है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। अच्छा, फिर बता रहे हैं यहां पर इस लॉ के अकॉर्डिंगली नो पर्सन और एजेंसी कैन कंडक्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों के यहाँ कुछ दिख गया पुरानी चीज तो लोग खोद खाद के खुद ही निकाल के रख लेते थे, अभी ऐसा नहीं है। आपको अगर वहां खुदाई करवानी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। मान लो आप कुछ काम के लिए खोद रहे थे और वहां कोई ऐसी पुरानी चीज मिल गई है, आपको तुरंत गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना पड़ेगा, आगे का प्रोसीजर सब वो लोग करेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। अब लोग क्या करते थे ना, क्लैंडस्टाइन तरीके से, मतलब छुपे छुपे तरीके से लोग एक्सकावेशन करा लेते थे, वो आप अगर करते हो तो वो इलीगल है, गवर्नमेंट के लोग आएंगे, पुलिस आएगी, उठा ले जाएगी। अच्छा, हिस्टोरिकल प्लेसेस को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया हुआ है गवर्नमेंट ने, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, उनको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया। इसके तहत अब बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, भाई कुछ भी अगर आप उसको नुकसान पहुंचाया तो खटिया खड़ी कर देंगे, बिस्तारा गोल कर देंगे। अच्छा, ये बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है उसके अंडर में डाल दिया गया है, उसको जिम्मेदारी दी गई है इनकी देखभाल करने की। अच्छा, फिर क्या बताया है, तो ये नियम कानून तो बने ही हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीजों को प्रोटेक्ट करें। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेंटेन साइट्स, अब ये जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है इन साइट्स को मेंटेन करता है, तो भाई पीछे भी देख लिया हमने। अच्छा, अब ये चीज बताई गई है कि अगर कोई डैमेज हुआ है और उसे आप रिपेयर करते हो तो उसको इस तरह से रिपेयर करो कि वो जो ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल कलर, वो सारी चीजें उसकी मेंटेन रहे। फिर बता रहे हैं कि एएसआई के अंडर में 5000 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स आ गए हैं प्रोटेक्शन के लिए। एग्जाम्पल दिया है, संगमेश्वर टेम्पल और पापनाशम टेम्पल है, आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, जो कि समंदर में डूब गए थे। वो डैम बना था वहां आसपास के एरिया में, नागार्जुन सागर डैम, इस वजह से तो उसको वहां से शिफ्ट करके कहां शिफ्ट कर दिया गया है, आलमपुर में, जो कि महबूब नगर में पड़ता है, ठीक है, वहीं आंध्र प्रदेश में। ताजमहल जो है आगरा का, आपको पता है, बहुत फेमस संगमरमर व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, वो डल हो गया था अगल बगल की जो इंडस्ट्रीज थी, खास करके मथुरा ऑयल रिफाइनरी, इन सब के इफेक्ट में, तो उन पर रोक लगा दी गई थी। फिर इसको क्लीन किया गया, आज वापस वो अपनी शाइन में आ चुका है। हमारा रोल क्या है म्यूजियम्स के प्रिजर्वेशन में, तो एक लॉ बनाया गया, इंडियन ट्रेजर्स ट्रोव एक्ट 1876 में बनाया गया।
आपके पास जो भी आर्टिस्टिक चीजें हैं, ये चीजें वो आपको मतलब म्यूजियम वगैरह में देना है, वहां वो प्रिजर्व करके रखा जाएगा। अब इसके तहत बहुत सारे कई लोग जो अपने घर में प्राइवेट म्यूजियम्स वगैरह भी अगर बनाया है लोगों ने, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, उसको रजिस्टर वगैरह करवाना पड़ता है। आपके आसपास घर के पास कुछ भी चीज मिल गई, ऐसी पुरानी अनोखी चीज मिलती है, आपको तुरंत आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना पड़ेगा, आगे का प्रोसीजर वो लोग हैंडल करेंगे। अच्छा, ये तो था जो मैंने बता दिया आपको। फिर आर्काइव डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, बहुत सारे ऐसे पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अंदर ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। ये जो इंफॉर्मेशन से इस तरह से प्रिजर्व करके रखी गई हैं, जो हमें ना पुरानी कोई चीज अगर मिल गई तो उसके साथ कनेक्शन जोड़ने में हेल्प करती है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी प्रिजर्व करके रखे गए हैं। ये हमारे म्यूजियम्स, ठीक है, म्यूजियम्स का चार्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, खास करके गुजरात वाले तो ज्यादा याद रखना। क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पिकनिक स्पॉट्स। पिकनिक स्पॉट्स को कैसे प्रिजर्व करेंगे? प्लास्टिक नहीं यूज करना है, कचरा नहीं डालना है, इधर उधर डस्टबिन में डालना है, उन पर लिखा पढ़ी नहीं करनी है, आपके प्यार का इजहार वहां नहीं करना है, ठीक है। वेस्ट शुड बी डिस्पोज, जो भी वेस्ट है उसको सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। पान खा के कलर अपने मन से नहीं लगाना है, जो वहां पहले से कलर है उसको रहने दो, आपकी मर्जी का कलर मत डालो। पॉल्यूट नहीं करना है उन एरियाज को। फिर बोल रहे हैं कि मॉनसून वगैरह के दौर में खास करके ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। ये स्टेप है, जो वाटर स्ट्रक्चर्स है पुराने, इनको संभालना जरूरी है। पानी आ सकता है इधर से, उसको नुकसान कर सकता है, खराब कर सकता है। फिर अगर हमको कोई क्लीनिंग वगैरह करनी है मॉन्यूमेंट्स की, तो केमिकल, आर्कियोलॉजिकल केमिकल मेथड्स इस तरह से यूज करने चाहिए कि उसका ओरिजिनल कलर वगैरह ना खराब हो, ठीक है। सेंसिटाइज डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, जो डोमेस्टिक और डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, डोमेस्टिक और फॉरेन विजिटर्स, चाहे घर के अपने यहाँ के लोग, इंडियन लोग हो, चाहे विदेशी लोग आ रहे हैं वहां पर, उनके अंदर एक सेंस जगाने की जरूरत है कि भाई आप इन चीजों को नुकसान ना पहुंचाओ। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से इनको नुकसान पहुंचता है तो हमें उनको वापस उनके ओरिजिनल फॉर्म में ही रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बता रहे हैं डाइवर्सिटी इंडिया का एक यूनिक फीचर है भाई। यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलती है। कई तरह की कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन लोग रहते हैं हमारे यहाँ, सब मिलजुल कर रहते हैं, पता ही है। वसुधैव कुटुंबकम का प्रिंसिपल इंडिया ने मतलब दुनिया भर को दिया हुआ है। हम पूरी दुनिया को एक फैमिली मानते हैं। ये जो है, लेट अस गेट गुड थॉट्स एंड वाइब्रेशंस फ्रॉम ऑल फोर डायरेक्शन, चारों दिशाओं से अच्छे थॉट्स हमारे अंदर आए। ये मैसेज है किसका? ऋग्वेद का। फिर बता रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है वो दुनिया को रिलीजियस टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म, हर रिलीजन को इंपॉर्टेंस दो, हर रिलीजन की चीजों को अहमियत दो, और एक दूसरे के प्रति, मतलब किसी रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ऐसा नहीं है। सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल पर बिलीव करते रहे हैं हमेशा से। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, कहां पर? शिकागो की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में। क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, शिकागो की कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज टॉट द लेसन्स ऑफ टॉलरेंस, कंपैशन एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड। तो ये मैसेज वहां पर उन्होंने दिया था। फिर बता रहे हैं हमारे जो टॉर्च बेयरर्स हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसलिए बता दूं, उन्होंने हमारे देश को भारत वर्ष नाम दिया है, ठीक है। हमारा जो यूनिटी है उस चीज के ऊपर जोर देते हुए बता रहे इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, मल्टी रिलीजियस है, कई रिलीजन यहाँ रहते हैं, किसी को स्पेसिफिक ऑफिशियल दर्जा नहीं दिया गया है। 7 पवित्र नदियां हमारे देश में बही हैं। कई तरह के संत, महात्मा, सूफी सेंट्स, ठीक है, बहुत सारे साधु, कई तरह के लोग हमारे यहाँ पैदा हुए। गांधी जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी का एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ठीक है। और इन सभी ने दुनिया को ब्रदरहुड का एक मैसेज दिया है। तो ये चैप्टर खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन